हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं मनोज कुमार। कल हमने बात करी थी अधिगम का अर्थ और अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम का अर्थ हमने कहा कि सीखना होता है। वास्तविक अर्थ में कहा कि अधिगम अभ्यास और अनुभव के पश्चात सीखा गया ज्ञान के उपरांत व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम की परिभाषा जानी, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा वुडवर्ड की थी कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं से सीखने की जो प्रक्रिया है वह अधिगम है। स्किनर ने कहा कि व्यवहार सामंजस्य की प्रक्रिया सीखना है, अर्थात अधिगम है। तो गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। गेट्स के द्वारा प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा सीखा गया ज्ञान अधिगम है। आज जानेंगे कि अधिगम के प्रकार। अधिगम 3 प्रकार का होता है: ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। मित्रों, हम जरूरी नहीं कि किताब में से पढ़ें और सेम टू सेम याद रखें। मैंने कल ही कहा था कि चीजों को अपनी संक्रियाओं से जोड़ लीजिए, एक शब्द में याद करने की कोशिश कीजिए। ज्ञानात्मक अधिगम अर्थात जिस अधिगम का संबंध मानसिक योग्यताओं से होता है, पुस्तकीय ज्ञान से होता है, वह अधिगम होता है ज्ञानात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम जिस अधिगम का, जिस सीखने का ज्ञान हमें महसूस करके होता है, भावात्मक रूप में होता है, वह भावात्मक अधिगम कहलाता है। और क्रियात्मक अधिगम जो हम करके सीखते हैं, फिजिकली करके सीखते हैं, क्रियात्मक ज्ञान। जैसे कि एक बालक क्रिकेट खेलना सीखता है तो वह ज्ञान क्रियात्मक ज्ञान में आएगा। ज्ञानात्मक ज्ञान मानसिक योग्यताओं पर जो ज्ञान सीखा जाता है, भावात्मक ज्ञान महसूस करके सीखा जाता है, भावात्मक रूप में सीखा जाता है। क्रियात्मक ज्ञान जो शारीरिक रूप से सीखा गया ज्ञान। इसके बाद में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं ज्ञानात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम को 3 भागों में बांटा है: प्रत्यक्ष अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम और सहचार्य अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम की हम बात कर चुके हैं कि अभ्यास और अनुभव से सीखा गया ज्ञान ज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है और इसका संबंध मानसिक योग्यताओं से होता है। आप सीधा याद रखिए, जिस भी अधिगम का संबंध मानसिक योग्यताओं से संबंधित होता है वह अधिगम ज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष, प्रत्यात्मक और सहचार्य अधिगम। 3 प्रकार के: ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक 3 प्रकार के: प्रत्यक्ष, प्रत्यात्मक, सहचार्य। प्रत्यक्ष अधिगम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अधिगम होता है, जो सीखा जाता है, वह प्रत्यक्ष अधिगम कहलाता है। और यह जो सीखना होता है प्रत्यक्ष अधिगम, यह सर्वाधिक शैशव अवस्था में पाया जाता है या सर्वाधिक शैशव अवस्था में होता है। दूसरा है प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम तर्क और वितर्क के द्वारा सीखा गया ज्ञान, और यह ज्ञान सर्वाधिक बालावस्था और किशोरावस्था में होता है। सहचार्य अधिगम पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखा गया ज्ञान। दोस्तों, हमने देखा जब हम बीएड या एसटीसी करते हैं तो प्रस्तावना जो बनाते हैं, प्रस्तावना जो कौशल आता है, उस प्रस्तावना कौशल में जो हम प्रश्न बनाते हैं, 5 प्रश्न, और जो अध्याय पढ़ाने से पहले बालकों को जो बताते हैं, वो 5 प्रश्न इस प्रकार के अधिगम में आते हैं। प्रत्यात्मक अधिगम, प्रत्यक्ष अधिगम, हमने 3 प्रकार के अधिगम पढ़े ज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत। यहीं पे ही डाउट दूर कर लीजिए अपना। प्रत्यक्ष अधिगम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखा गया, शैशव अवस्था में सर्वाधिक। प्रत्यात्मक अधिगम तर्क वितर्क के द्वारा सीखा गया, बाल अवस्था और किशोर अवस्था में सर्वाधिक। और साचार्य अधिगम पूर्व ज्ञान के आधार पर जो बालक सीखता है वह साचार्य अधिगम कहलाता है। इसका संबंध कोई अवस्था से नहीं होता, शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, यह तो पूर्व ज्ञान के आधार पर आधारित होता है।
इसके बाद में नेक्स्ट अधिगम है भावात्मक अधिगम। इसमें व्यक्ति अनुभव के आधार पर सीखता है। मैंने कहा था महसूस करके, अनुभव के आधार पर इमोशनली, और आग से जलन महसूस के बाद आग से दूरी रखना। इसका एग्जाम्पल है भावात्मक अधिगम का कि एक बालक जब आग से जल जाता है उसके बाद में आग से दूर रहने लगता है, जलन महसूस करता है। इसका मतलब है कि उसको एक अधिगम हो गया है, और भावात्मक अधिगम हो गया है कि आग से जलने के बाद में जलन महसूस होती है। इसके बाद में है तीसरा क्रियात्मक अधिगम। इसमें व्यक्ति अभ्यास के द्वारा सीखता है। देखो ज्ञानात्मक अधिगम में भी हमने बात करी थी कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा सीखा जाता है, लेकिन वहाँ पर जो सीखने का संबंध होता है वो मानसिक योग्यताओं से होता है, जबकि क्रियात्मक अधिगम में शारीरिक क्रियाओं के द्वारा बालक सीखता है। एक बालिका अगर सिलाई करना सीख रही है तो वह क्रियात्मक अधिगम के द्वारा सीख रही है, क्रियात्मक अधिगम के प्रकार का ज्ञान सीख रही है। क्रिकेट खेलना यह भी क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। अब एक क्वेश्चन है, शिक्षक बालक से सम्राट अकबर के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने को कहता है। निम्न में से बालक किस प्रकार के अधिगम से प्रभावित हो रहा है? एक शिक्षक एक बालक से कहता है कि सम्राट अकबर के बारे में मूल्यांकन कीजिए, तो बालक किस प्रकार के अधिगम से प्रभावित हो रहा है, किस प्रकार का अधिगम वो कर रहा है? प्रत्यक्ष अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम, साचार्य अधिगम या उपरोक्त सभी? देखो हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष अधिगम शैशव अवस्था में होता है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, अर्थात शैशव अवस्था में शिशु देख करके जो सीखता है वह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो सीखा जाता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष अधिगम होता है। और प्रत्यात्मक अधिगम में हमने कहा था जो किशोर अवस्था और बाल अवस्था में सर्वाधिक होने वाला अधिगम तर्क वितर्क के द्वारा, अर्थात प्रत्यात्मक अधिगम इसमें सही है, क्योंकि एक बालक सम्राट अकबर के व्यक्तित्व जैसे क्वेश्चन को बाल अवस्था में ही कर सकता है, पहली बात किशोर अवस्था में भी कर सकता है, लेकिन साचार्य भी तो हो सकता है, साचार्य की तो कोई अवस्था नहीं होती। लेकिन तर्क वितर्क की बात आ रही है कि इसमें जब बालक उसके मूल्यांकन करेगा तो तर्क वितर्क की बातें होना स्वाभाविक है। और साचार्य अधिगम में कहा था कि बालक पूर्व ज्ञान से पहले ही संबंधित हो। और उपरोक्त सभी, तो इसमें प्रत्यात्मक अधिगम सही होगा। देखो देखने के लिए ऐसा लग रहा है कि साचार्य भी हो सकता है, प्रत्यात्मक भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है। यहीं बस गौर करने की बात है। आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे अगर आप शब्दों को तोड़ मरोड़ के उनको अपने अंदर संक्रिया रूप में रखोगे। शिक्षक कक्षा में अध्याय शुरू करता है कि एक बालक इतने में सवाल कर उठता है कि यह अध्याय पिछली कक्षा में भी था। यह बालक कौन से अधिगम से जुड़ रहा है? तो इसमें तो साफ साफ है कि यहाँ पर बालक साचार्य, सहचार्य लिखा है या साहचार्य है, साहचार्य अधिगम से जुड़ रहा है, क्योंकि जो ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है वह ज्ञान साहचार्य अधिगम के अंतर्गत आता है। हमने अधिगम के प्रकार पढ़ लिए हैं। अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कि अधिगम को कौन से ऐसे कारक हैं जो सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। पहला कारक है इसमें अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कहते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक तो इंटरनली और एक एक्सटर्नली, एक बाहरी रूप से और एक आंतरिक रूप से। अर्थात जब बालक किसी से प्रेरित होकर के सीखता है, सीखने की कोशिश करता है, तो वह बाहरी अभिप्रेरणा कहलाती है। और जब बालक खुद ही अपने आत्म ज्ञान की प्राप्ति से सीखता है, जैसे कि हम सब ने कहा, मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे अब 3rd ग्रेड का रीट का पेपर पास करना है, तो ये एक आत्म अभिप्रेरणा हुई। और एक पेरेंट्स ने कहा कि चलो जाओ जयपुर तैयारी करो,
और टीचर बन के आओ, तो ये एक बाहरी अभिप्रेरणा हुई। तो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरित होना, आत्म रूप से, बाहरी रूप से, यह अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण है। आपको जहां कहीं भी आए कि अधिगम को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक उपयुक्त कारण है, सर्वाधिक प्रमुख कारण है, वह है अभिप्रेरणा। वहां पर लक्ष्य भी लिखा होता है, लक्ष्य भी बहुत करते हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य कारण है वो है अभिप्रेरणा, अधिगम को प्रभावित करने वाला। बुद्धि, इंटेलिजेंसी, यह बात करेंगे आगे। इसके बाद में है परिपक्वता, जो मैच्योरिटी आती है 18 साल के बाद में, जो समझदारी आती है। व्यक्ति की उम्र भी अधिगम को प्रभावित करती है, वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। मान लो कि हम कहीं पे अधिगम करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात सीख रहे हैं, और वहाँ पर शोरगुल हो रहा है, तो अभी वातावरण उसको प्रभावित करेगा। इसके बाद में सीखने का समय भी प्रभावित करता है। परिणाम की जानकारी होना आवश्यक है, तभी बालक को पुनर्वलन मिलेगा। और उसके द्वारा, मान लो कि आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, उसके प्रति आपको अगर अच्छा पुनर्वलन मिलता है तो आप श्योरली आगे चल के अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। बालक को उसके रिजल्ट का भी पता लगना चाहिए, तभी CCA का जो कार्यक्रम चलाया गवर्नमेंट ने, उसमें किसी भी बालक को नेगेटिव थॉट नहीं दें, जिससे कि बालक हतोत्साहित हो। इसके बाद में है शिक्षण विधियां। अलग अलग शिक्षण विधियों के द्वारा भी बालक अच्छे से सीख सकता है। यह भी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है, जो कि शिक्षण विधियां तो रीट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षण की संप्रेषण क्षमता सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर शिक्षक का जो संप्रेषण है वो बहुत ही सरल है, भावुक है, अच्छा है, अट्रैक्टिव है, तो अधिगम प्रभावित होगा, अच्छे से होगा। अभिवृत्ति ये होता है व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की नज़रिया, कि जो चीज़ वो सीख रहा है उसके प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके प्रति उसका नज़रिया क्या है। सीखने में यह भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि जब हम एक क्लास में 10 लड़के अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसमें हर एक का अलग नज़रिया होता है समझने का। और भौतिक सुविधाएं, यह भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कारक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक अभिप्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, व्यक्ति की उम्र, वातावरण, सीखने का समय, परिणाम की जानकारी, शिक्षण विधियां, शिक्षण की संप्रेषण क्षमता, अभिवृत्ति, भौतिक सुविधाएं। नेक्स्ट है अधिगम की प्रक्रिया। अतः दोस्तों, जो बालक सीखता है वो किस प्रोसेस में सीखता है। इसमें सबसे पहले है अभिप्रेरणा। जब भी बालक, व्यक्ति अधिगम करेगा, वह सबसे पहले अभिप्रेरित होगा, या तो वह आत्म अभिप्रेरणा से या फिर किसी बाहरी अभिप्रेरणा से। इसके बाद में अनुक्रियाएं करेगा, विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा वो उस काम करने के लिए, और उसके बाद में विभिन्न बाधाएं उसके सामने आएंगी। फिर उसको उन बाधाओं के द्वारा किसी एक सही होने पर उसे पुनर्वलन मिलेगा। पुनर्वलन मिलने के बाद में उसको संगठन मजबूती प्राप्त होगी, और उसके बाद में उसे उद्देश्य की प्राप्ति होगी। देखिए, मैं इसे एक मेरे हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहले प्रेरणा जागृत होती है, और वह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। विभिन्न अनुक्रियाएं करने के बाद में उसके मार्ग में बाधाएं आती हैं। बाधाएं आने के बाद में सीखने की क्रिया निहित रहती है। भाई, बाधाएं आती हैं तो वह सीखता तो रहता ही है कि किस चीज़ में बाधा आ रही है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। वह अनुक्रिया व्यक्ति को पुनर्वलन देती हैं। जो अनुक्रियाएं उसने की, अनुक्रियाओं के बाद में बाधाएं आई, बाधाओं के बाद में जो सही बाधा हुई उसके बाद में सही बाधा ने उसे पुनर्वलन दिया। जैसे ही हमें कोई सही कार्य मिलता है तो वही कार्य हम दोबारा से करते हैं कि यह सही है, इससे ये हो रहा है, सही हो रहा है हमारे लिए। इसके बाद में आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति
अपनी अनुक्रियाओं का संगठन करता है। जितनी भी उसने अनुक्रियाएं की उसके बाद उसे मजबूती प्राप्त होती है और मजबूती के बाद में, इस संगठन के बाद में वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। देखो ये क्वेश्चन काफी बार आया है, सीधा सीधा पूछ लेता है कि अधिगम की प्रक्रिया का जो अनुक्रम है वो क्या है। ये जोंकी तो याद करना होता है। सबसे पहले अभिप्रेरणा, फिर अनुक्रिया, फिर बाधाएं, फिर पुनर्बलन और संगठन, फिर उद्देश्य। देखिए यहाँ पे एम फॉर मोटिवेशन, अर्थात सबसे पहले वो अभिप्रेरित होता है। अभिप्रेरित होने के बाद में वो आगे चल करके विभिन्न अनुक्रिया करता है। जैसे कि एक दोस्त है और उसको तैयारी करनी है, तो वह उसको प्रेरणा मिली कि मुझे टीचर मिलना है, या उसके पेरेंट्स ने कहा कि टीचर बनना है। उसके बाद में वह टीचर बनने के लिए जयपुर जाता और विभिन्न अनुक्रिया करता कि इस दोस्त को ले चलूँ साथ में, उसको ले चलूँ, फिर वह पहुंच भी जाता। उसके बाद में बैरियर्स आते हैं, कमरा लेना, कोचिंग पसंद करना, विभिन्न बैरियर्स आए। विभिन्न बैरियर्स के बाद में जैसे उससे सही अनुक्रिया होगी तो उसको रेस्पॉन्स मिलेगा कि यहाँ पर सही हुआ, यहाँ सस्ता भी है रूम, यहाँ से कोचिंग नज़दीक भी है, यहाँ से साधन भी मिल जाते हैं। तो वह एक सही अनुक्रिया का चयन कर लेता है जो उसे पुनर्बलन प्रदान करती है, रीफोर्समेंट, उसे पुनर्बलन प्रदान करती है। इस पुनर्बलन से उसको मजबूती प्राप्त होती है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनता है उसका। संगठन के बाद में गोल अर्थात लक्ष्य, उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, तब जाके उसको आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। तो अधिगम की प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो है अभिप्रेरणा, अनुक्रिया, बाधाएं, पुनर्बलन, संगठन, और फिर जाके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन कीजिए, अधिगम प्रक्रिया का सही अनुक्रम है। तो ये आप बिल्कुल याद करिए, ये क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद में कौन सा कारक अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो बुद्धि, अभिवृत्ति, वातावरण, अभिप्रेरणा। इसमें सही है अभिप्रेरणा सर्वाधिक वातावरण को प्रभावित करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।